उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में दिनांक 27 जुलाई 2026 तक सभी पार्टीज को अपना सबमिशन सबमिट करना था। इसके बाद दिनांक 28 जुलाई 2026 यानी आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और अब इस केस में आर्टिकल 142 की एंट्री हो चुकी है। इन सब के बाद से पूरे देश भर की नज़रें इस केस पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और ये मामला राजनीतिक ना बन जाए, इसलिए कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो भी अपना पूरा प्रयास जरूर करेगी। इससे पहले ठीक इसी प्रकार का मामला 2022 में हुआ था, जब राज्य सरकार दबाव में आकर के 6800 की चौथी लिस्ट निकाली थी और अब फिर से आरक्षण विसंगति का मामला फिर से उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा है और वर्ष 2027 में पुनः विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। तो पूरे देश भर की नज़रें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से आरक्षण को लेकर के एक परसेप्शन बनता है इस भर्ती को लेकर के। तो क्या कुछ हुआ आज के इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये भर्ती ना सिर्फ 1,46,000 उन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रभावित कर रही है, बल्कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। आज की सुनवाई में क्या कुछ रहा, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पक्षकार उपस्थित थे, ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पूछा कि क्या आप पिटिशनर्स की तरफ से हैं या फिर रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, क्योंकि सभी को अपना सबमिशन सबमिट करना था। उनके बाद से ये क्लैरिफाई करने के बाद से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने अवगत कराया कि जो लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब से ये बातें निकल करके आई, यानी कि आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि केंद्र के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1,26,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा गया। अब जितने भी पक्षकार हैं, अगर सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने अपना आंसर काउंटर फाइल जो किया हुआ है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम जो 67,867 की लिस्ट है, यानी कि जो चयनित कैंडिडेट हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, यानी कि उनकी नौकरी हम सेव करना चाहते हैं। तो जितने भी अनारक्षित वर्ग के चयनित कैंडिडेट हैं उनकी तो यही मांग थी कि हमें आप सेव कर दीजिए, उसके बाद आप किसी को भी नौकरी दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो उनकी जो मांग थी उसको अपने सबमिशन में स्टेट ने सबमिट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जितने लोग अब केस लड़ रहे हैं उनको नौकरी की बात है, अगर उनको नौकरी मिल जाए तो मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। स्टेट के सबमिशन के बाद से जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि इस याचिका में जो टोटल पिटिशनर्स की संख्या है वो 8900 के आसपास उनके द्वारा डेटा सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा गया और अगर इतने लोगों को नौकरी दे दी जाती है तो ये मामला स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वैसे भी 1,26,000 पद रिक्त होने की बात सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी गई है, तो उनमें से इतने पद निकाल करके दे दिए जाएं। अब इतने पद निकाल करके दे दिए जाएं, यानी सीधे तो सा ये मतलब हो गया कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो पद होंगे वहीं तो निकाल कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। स्टेट का खुद का अपना एफिडेविट है। तो यहाँ पर देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि पिटिशनर्स के एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया कि सर आप आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सभी को इसमें न्याय दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 8800 8900 जो भी याचिकाकर्ता की बात इसमें हो रही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इसमें पिटिशनर नहीं बने हुए हैं। तो क्या वो कैंडिडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी पक्ष इस पूरे मामले से संतुष्ट नहीं होता है तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर सहमति नहीं बनेगी, तो ये मामला कभी सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जितने भी पक्ष हैं इसमें अगर आपसी सहमति से इस केस को निपटाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आर्टिकल 142 का प्रयोग करने के लिए। आर्टिकल 142 माननीय सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि किसी भी नियम के विरुद्ध जाकर के संपूर्ण न्याय करने के लिए वो अपनी तरफ से कोई भी जजमेंट दे सकते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध भी हो सकता है। कहने का मतलब कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से बीएड को अपात्र घोषित कर दिया है और विभिन्न राज्यों में जो भी इस डेट के बाद ज्वाइनिंग थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट उन सभी बीएड कैंडिडेट को जो कि इस लिस्ट में शामिल होंगे उनको नौकरी पर रख सकती है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी को सेव करते हुए जो याचिका करते हैं उनके लिए भी नौकरी के रास्ते खुल सकती है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब सभी पक्ष इस बात के लिए सहमत हों। अब यहाँ पर पूरा मामला जो टिका हुआ है वो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो
अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी तो यही मांग है कि हमें सेफ कर दीजिए, आप किसी को भी नौकरी दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। और जितने भी याचिका करते हैं अगर उनकी नौकरी लग जाती है तब तो उनका भी पक्ष खत्म हो जाता है। बात आती है बीएड वालों की, तो उसके बाद से डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो बीएड वाले का विरोध कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आईए भी दाखिल करके वो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। उनकी डिमांड ये है कि 69,000 में जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उन सबको बाहर निकाला जाए, क्योंकि लिस्ट जब रिविजिट हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि आज के डेट में वो अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। हालांकि उसमें कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि अभी मामला एक तरीके से मेरिट पर नहीं सुना जा रहा है, अभी आर्टिकल 142 की बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो नियमों के विरुद्ध जाकर भी इस मामले को निपटाने के लिए ये चीज़ें कर सकती है। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर नए पद जोड़ने पड़ेंगे। और जिस तरीके से पिटिशनर्स के एडवोकेट ने बताया कि 8900 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं जो कि पिटिशनर बने हुए हैं या फिर इस पूरे मामले से प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको नौकरी देने की बात आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसा कि लंबे समय से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 18 से 19,000 ओबीसी SC ST कैंडिडेट का यहाँ पर एक तरीके से आरक्षण का एक तरीके से घोटाला हुआ है। एनसीबीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बार बार ये खबरें आती हैं, मीडिया में भी ये खबरें आती हैं। तो इस बात पर सहमति बनना अभी मुश्किल है कि अगर आप 8900 कैंडिडेट्स को ही केवल एंटरटेन करने की बात कर रहे हैं तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं क्या वो इस फैसले से या फिर इस पूरे मामले में अपनी सहमति देंगे। अगर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर ये मामला आर्टिकल 142 पर नहीं जाएगा, उसके बाद से ये मामला मेरिट पर जाएगा। और अगर मेरिट पर जाता है तो फिर मामले उसी तरीके से निपटेंगे कि जो ऑलरेडी चयनित कैंडिडेट हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो अभी कट ऑफ बताया गया है 69.46 और पहले जो 66 समथिंग बताया गया था, तो लगभग 3 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था कि इतने ही कैंडिडेट लगभग 13 से 15,000 जो हैं उनको आप एंटरटेन कर दीजिए, उसके बाद से आप किसी को भी नौकरी पर रखिए या फिर ना रखिए, उससे हमें मतलब नहीं है। तो सभी पक्ष तभी संतुष्ट होंगे जब सभी का मामला जो है यहाँ से क्लियर होगा। और सभी का मामला क्लियर होने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में पदों को जोड़ना पड़ेगा। और बहुत बड़ी संख्या में पदों को जोड़ने का मतलब ये है कि जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पद हो सकते थे वो सीधे तौर पर निकाल करके इन कैंडिडेट्स को देने की बात चल रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पटल पर यह रखा गया कि 1,26,000 सीटें खाली होने की जो बात की जा रही है, वो डेटा अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो पहले का डेटा है। पहले का डेटा का मतलब कि आज से लगभग 2019, 20, 21 का अगर आप पीएबी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में सैंक्शन पोस्ट की संख्या 7 लाख समथिंग हुआ करती थी। आज के डेट में सैंक्शन पोस्ट की संख्या 5 लाख समथिंग है। मतलब कि 2 लाख तो पद मोटा मोटी 1,39,000 तो आप न्यूज़पेपर में खबर पढ़े होंगे कि इतने पद स्वतः समाप्त हो गए। अब ये सब पद स्वतः समाप्त कैसे हो रहे हैं? जब स्कूलों को मर्ज किया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम हुई, इसके अलावा ऐसे विद्यालय जो कि एक ही परिसर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे थे उनको मर्ज किया गया, तो उनमें अगर 2 प्रिंसिपल थे तो एक प्रिंसिपल का पोस्ट खत्म किया गया। इसके अलावा जो प्राइमरी का प्रिंसिपल पोस्ट हुआ करता था वो अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर के पोस्ट के समकक्ष होता है, तो उन प्रिंसिपल को उसमें मर्ज करके अपर प्राइमरी का टीचर बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो सैंक्शन पोस्ट की संख्या थी उसमें भारी कमी देखने को मिली है। अगर आज पीएबी की रिपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो पहले जो सैंक्शन पोस्ट हुआ करता था एलिमेंट्री लेवल में और आज जो सैंक्शन पोस्ट है एलिमेंट्री लेवल में, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर दिखेगा। तो जो लोकसभा से डेटा निकल करके आया 1,26,000 वाला, वो अभी के डेट में रेलिवेंट है या नहीं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो मामले सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखे गए कि साहब इतने रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में और इसमें से 89,100 यानी कि 8,900 कैंडिडेट को एंटरटेन करने की बात की जा रही है, तो वो बड़े आराम से स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार सरकार के पास उतने पद है नहीं, 1,26,000 की जो बात की जा रही है। तो अब इन सभी चीज़ों में पूरा देखने वाली बात ये होगी कि कितने ज़्यादा पद इसमें जोड़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि आर्टिकल 142 का प्रयोग करने का मतलब कि सभी को संपूर्ण न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी फैसला दे सकती है। हाँ, इसमें उन कैंडिडेट का अहित जरूर होगा जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पक्ष को रखते हैं तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष को भी कंसीडर कर सकती है। क्योंकि संपूर्ण न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि जो ऑलरेडी न्याय के शरण में, बल्कि जो उस फैसले से प्रभावित होंगे उनके लिए भी संपूर्ण न्याय होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नई कैंडिडेट, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट वाले कैंडिडेट इस मामले में आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, तो पूरा यहां से खेल बदल सकता है। लेकिन अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर यह मामला अगर आपसी सहमति से इस तरफ बढ़ता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको नौकरी दे दी जाए, उसके बाद ये मामला निपट जाएगा, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस तरीके से पिटिशनर्स के एडवोकेट ने ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा हुआ है। ठीक है, अब
अगला जो मंगलवार होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने भी पक्षकार हैं इसमें उन सबको अपना सजेशन देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है। जितने भी पक्ष हैं, चाहे स्टेट की बात कर लीजिए, पिटिशनर्स की बात कर लीजिए, रिस्पोंडेंट की बात कर लीजिए, और रिस्पोंडेंट में भी कई रिस्पोंडेंट हैं, जैसे कि बीएड वाला एक अलग पक्ष है, डीएलएड वाला जो कि बीएड का अपोज कर रहा है वो एक अलग पक्ष है, आरक्षित वर्ग अलग पक्ष है, अनारक्षित वर्ग अलग पक्ष है, और जो चयनित अनारक्षित है वो एक अलग पक्ष है। तो सभी में आपसी सहमति बन पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर स्टेट तैयार हो जाती है सबको इंटरटेन करने के लिए तो उसके बाद से सभी आपसी सहमति हुई, क्योंकि जो ऑलरेडी नौकरी में है उनके लिए तो केवल एक ही शर्त है ना कि साहब हमारी नौकरी सेव कर दीजिए, बाकी आप किसी को भी नौकरी पर रखिए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका तो केवल एक पक्ष है कि हमें सेव कर दीजिए, और अपना हलफनामा में भी स्टेट ने ये बातें कही हुई हैं। बाकी जितने कैंडिडेट हैं, जितने को इंटरटेन करने की बात करी जा रही है, अगर स्टेट तैयार हो गई चुनावी माहौल के दौरान तो निश्चित तौर पर उतने कैंडिडेट को इंटरटेन करने की नौबत आएगी आर्टिकल 142 के अंतर्गत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, चाहे वो किसी को भी रखना चाहे वो रख सकती है स्टेट को निर्देशित करके। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पद जोड़ने की नौबत आ सकती है, और इतने बड़े संख्या में पद जोड़ने पर निश्चित तौर पर जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।